हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 बहुपद के अंतर्गत प्रश्नावली 2.2 की प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग के हल को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी किताब में पेज 36 पर दी गई प्रश्नावली 2.2 के पहले प्रश्न में लिखा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और इसका 5वां भाग आप देख रहे हैं, जिसमें दिया गया बहुपद है t का वर्ग या t की घात 2 ऋण 15। और इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें दिए गए बहुपद t की घात 2 ऋण 15 के शून्य ज्ञात करने हैं। उसके पश्चात इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए हम इसके गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करना आपने कक्षा 9 में सीखा है। यहाँ पर हम दिया गया बहुपद देख रहे हैं, चर टी में है, इसलिए हम इसे पी टी बराबर टी की घात 2 ऋण 15 लिख सकते हैं और इस रूप में, या हम इस रूप में इसे मान सकते हैं। और इसके जब गुणनखंड हम करना चाहेंगे तो यहाँ पर जिस सर्वसमीका या सूत्र या फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे उससे भी आप परिचित हैं अच्छी तरह से। a की घात 2 ऋण b की घात 2 जो कि बराबर होता है a धन b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a ऋण b। और यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो पहले पद में t का वर्ग हो रहा है, इसलिए a बराबर t के है। और दूसरे पद में जो 15 लिखा हुआ है उसे हम वर्गमूल 15 का वर्ग लिख सकते हैं। और इस प्रकार दूसरा पद जिसका वर्ग हो रहा है वह वर्गमूल 15 है, इसलिए b बराबर वर्गमूल 15 यहाँ पर हो जाएगा। और इस प्रकार दिए गए बहुपद t की घात 2 ऋण 15 को हम लिख सकते हैं बराबर t की घात 2 ऋण वर्गमूल 15 का वर्ग, जो कि बराबर होगा जब हम सर्वसमीका या फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर वाले फॉर्मूले को। तब यह बहुपद गुणनखंड के रूप में हम t धन वर्गमूल 15 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में t ऋण वर्गमूल 15 के रूप में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर भी आपका 2 गुणनखंडों में लिखा गया है। ठीक उसी से, इसी फॉर्मूले का प्रयोग करके, इसी सर्वसमीका का प्रयोग कर हम दिए गए बहुपद को भी इस रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद जब हम देख रहे हैं कि दिया गया बहुपद 2 गुणनखंडों का गुणनफल है और हमें शून्य ज्ञात करने हैं, तो हम शून्य के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि शून्य चर का वह मान होता है जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाता है, अर्थात t की घात 2 ऋण 15 का मान जिसके लिए शून्य हो जाए या पी टी बराबर शून्य हो जाए। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि जो इसके गुणनखंड हैं इनमें से कोई एक निश्चित रूप से 0 हो या दोनों ही 0 हों। तो यहाँ पर हम दोनों ही गुणनखंडों को एक एक कर के शून्य के बराबर रखते हैं और चर टी के मान प्राप्त कर लेते हैं। और जो भी चर टी के मान हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं वही दिए हुए बहुपद के शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है हमने कि t की घात 2 ऋण 15 अर्थात पी टी का मान शून्य होगा यदि पहला गुणनखंड t धन वर्गमूल 15 बराबर शून्य। और ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं कि t बराबर ऋण वर्गमूल 15। और ये दूसरे गुणनखंड अर्थात t
ऋण वर्गमूल 15 को 0 के बराबर करेंगे तो हमें t बराबर वर्गमूल 15 प्राप्त होगा। इस प्रकार चर t के हमें दो मान प्राप्त हुए जिनके लिए दिए गए बहुपद का मान 0 होगा, और वे मान हैं t बराबर ऋण वर्गमूल 15 व वर्गमूल 15 अर्थात धन वर्गमूल 15। तो अब हमें यहाँ पर t के शून्य ज्ञात हो गए, इसलिए इसको यहाँ पर लिख दिया गया है। इसलिए t की घात 2 ऋण 15 के शून्यक ऋण 15 व ऋण वर्गमूल 15 व वर्गमूल 15 हैं। अब इसके बाद हमें दिए गए बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता को जांचना है, अर्थात प्रमाणित करना है कि उनमें कोई संबंध है कि नहीं है। तो इसके लिए हम दिए गए शून्य यहाँ पर पहले तो सबसे पहले हम दिए गए बहुपद को मानक द्विघात बहुपद के मानक रूप से उसकी तुलना करेंगे, जो कि यहाँ पर रफ वर्क के अंतर्गत मैंने दिखाया है। आप देख रहे हैं कि t की घात 2 ऋण 15 में आपको दो पद दिख रहे हैं, जबकि जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है उसमें 3 पद होते हैं। एक पद चर की घात 2 का होता है, एक चर की घात 1 का होता है और एक अचर पद होता है जिसमें चर नहीं होता है। परंतु हमारे दिए गए बहुपद में दो ही पद दिखाई दे रहे हैं, t की घात 2 ऋण 15। इसलिए हम इसे जब मानक रूप में द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे t की घात 2 धन 0 ब्रैकेट में लिख लेंगे, फिर t और फिर ऋण 15 लिखेंगे। इस प्रकार अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 3 पद आ गए हैं और पहले पद में चर की घात 2 है, दूसरे पद में चर की घात 1 है और तीसरे पद में हमें चर नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात तीसरा पद अचर पद है। और इस प्रकार यदि हम चर की विभिन्न घातों के गुणांकों को देखें कि वे उनका मान कितना है, तो यहाँ पर उसे इस रूप में हम लिख सकते हैं। जो दिया गया बहुपद था उसे सबसे पहले हमने बहुपद द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखा, फिर उसे हमने द्विघात बहुपद के मानक रूप में लिखने के बाद हमने यह देखा कि चर t की घात 2 के साथ गुणा में कौन सी संख्या है और चर t की घात 1 के साथ गुणा में कौन सी संख्या है और अचर पद क्या है। उसे हम इस प्रकार बोलते हैं कि t स्क्वायर का या t की घात 2 का गुणांक यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 है। जो भी t की घात 2 के साथ गुणा में संख्या लिखी हुई होती है वही उसका गुणांक होता है। तो यहाँ पर t की घात 2 का गुणांक 1 है, यह हम यहाँ पर देख रहे हैं। इसी प्रकार t के साथ गुणा में 0 है, इसलिए हम यह कहेंगे कि t की घात 1 या t का गुणांक 0 है। और अचर पद जिसमें कि हमें चर t नहीं दिखाई दे रहा है वह हम देख रहे हैं यहाँ पर ऋण 15 है, इसीलिए हमने उसको अचर पद से दिखाया है। अब जब हम यह जान गए कि हमारे दिए गए बहुपद में t की घात 2 का गुणांक क्या है और t का गुणांक क्या है, अचर पद क्या है, तब हम इसके बाद जो दिए गए बहुपद के शून्यक हैं उनका योग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शून्यकों का योग बराबर, अब दो शून्यक थे ऋण वर्गमूल 15 और धन वर्गमूल 15, तो ऋण वर्गमूल 15 धन वर्गमूल 15 जब करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा और 0 को हम 0 बटा ऋण 1 लिख सकते हैं, यह आप जानते हैं। 0 के साथ गुणा में हम किसी भी अंक संख्या को लिख सकते हैं और बटे में भी किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। तो 0 बटा ऋण 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और जब 0 बटा ऋण 1 हम लिखते हैं तो हमने ऐसा क्यों किया, 0 बटा ऋण 1 को हम ऋण बराबर ऋण 0 बटा 1 भी लिख सकते हैं। और इसके बाद चूँकि 0 हमने देखा था यहाँ पर t का गुणांक था, इसलिए हम अंश में 0 जो लिखा हुआ है उसकी जगह पर t का गुणांक लिख सकते हैं।
और बटे में जो 1 लिखा हुआ है उस 1 की जगह हम टी स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे दिए गए बहुपद में टी स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो यहाँ पर हमें यही कर लेना है, 0 की जगह पर अंश में टी का गुणांक लिख लेना है और 1 की जगह पर टी स्क्वायर का गुणांक लिख लेना है, क्योंकि हमें पता है कि टी स्क्वायर का गुणांक 1 है और टी का गुणांक 0 है। और ऋण यहाँ पर ऋण 1 से पहले ही आया था, वही हमने यहाँ पर लगा दिया है ऋण चिन्ह। अब इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो दिए गए शून्यक थे उनका योग दिए गए बहुपद के गुणांकों के साथ संबंधित है या उससे उस पर निर्भर है। तो शून्यकों का योग दिए गए बहुपद के गुणांकों से संबंधित है या यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसी प्रकार हम शून्यकों का जब गुणनफल ज्ञात करते हैं, अर्थात ऋण वर्गमूल 15 और धन वर्गमूल 15, इन दोनों का गुणनफल जब ज्ञात करते हैं तो हमें ऋण 15 प्राप्त होता है और ऋण 15 को हम ऋण 15/1 लिख सकते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, हमने यहाँ पर जब तुलना की थी तो हमने पाया था कि ऋण 15 जो है वह अचर पद है और 1 हमारा टी स्क्वायर का गुणांक है। तो हम यहाँ पर ऋण 15 जो कि अंश में है उसकी जगह पर अचर पद लिख सकते हैं और 1 जो कि हर में है उसके स्थान पर हम टी की घात 2 का गुणांक लिख सकते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि शून्यकों का गुणनफल भी दिए गए बहुपद के गुणांकों के साथ संबंधित है या उस पर निर्भर है। अब यहाँ पर आपको यह लग सकता है कि अचर पद कैसे गुणांक है। अचर पद वास्तव में चर टी की घात 0 का गुणांक होता है, परंतु उसमें चर दिखाई नहीं देता है, इसीलिए हम उसे अचर पद कहते हैं। वह भी एक गुणांक ही है, बस वह टी की घात 0 का गुणांक होता है। यह आप समझ लें यहाँ पर। तो इस प्रकार आपने देखा कि दिए गए बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दोनों ही दिए गए बहुपद के गुणांकों से संबंधित हैं और इस प्रकार दिए गए बहुपद के लिए उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। और इस प्रश्न में हमें यही दिखाना था या सिद्ध करना था या प्रमाणित करना था। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।